अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शाहबाज बुखारी। इंस्टीट्यूट फॉर लीगल रिसर्च एंड एडवोकेसी ने हमेशा जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम किया। इस हवाले से हमने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स मुख्तलिफ वेन्यूज़ में इंक्लूडिंग पंजाब बार काउंसिल में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना हो या कॉन्फ्रेंस करवानी हो, तो हमारा इदारा हमेशा से इस हवाले से काम करता रहा है। अब जब कोरोना वायरस की वजह से इस पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अरेंज करने का प्लान किया है और इंशाल्लाह जल्द ही हम वर्चुअल ऑनलाइन सेमिनार्स का भी इनेकाद कर रहे हैं। तो उसी की आज एक कड़ी है कि हमारे साथ एक इंतहाई मोहतरम नाम बार का लेजेंड हैं, हमारी बार के इंतहाई लर्नड लॉयर हैं, ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। सर आपका शुक्रिया, आप हमें गाहे बगाहे वक्त देते हैं और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाते हैं। इट इज़ अ प्लेजर एज ऑलवेज। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इल्म को शेयर करने का, इल्म को फैलाने का। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज सर हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 199 रिट के हवाले से हम आपसे पूछेंगे कुछ सवालात, और आपका जो नॉलेज है सर वो हमारे लिए हमारे दिन में इजाफे का बाइस बनेगा। सर रिट क्या है, और रिट जो है अंडर आर्टिकल 199 और अंडर आर्टिकल 184 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल हाई कोर्ट की और अगस्त सुप्रीम कोर्ट की, वो बेसिकली क्या है, और रिट की काइंड्स के हवाले से आप हमें कुछ गाइड कीजिएगा। जो अथॉरिटी है, मजाज अथॉरिटी, वो कोर्ट हो सकती है या सॉवरन अथॉरिटी हो सकती है। उसका नीचे वाली एक आदमी को जो कि ऑफिशियल है, या अथॉरिटी को जो कि ऑफिशियल है, ये सिर्फ गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को एक डायरेक्शन दी जाएगी कि आप ये काम करें या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट ना करें। इस तरह का हुक्म जो इन राइटिंग होता है, इसको रिट पिटीशन कहते हैं। अब हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर दो आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं रिट पिटीशन के लिए। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को डील कर रहा है और आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट को डील कर रहा है। जब भी हरफे आम में लोग कह देते हैं कि मैंने रिट फाइल कर दिया सेशंस कोर्ट में, ये बात याद रखने की है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो होती हैं वो क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है और फेडरल शरिया कोर्ट है। बाकी सब की सब कोर्ट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। इसलिए जब भी रिट का जिक्र आएगा तो इट इज मेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। सर हेबियस कॉर्पस के बारे में बताइएगा कि जब किसी को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइवेट पर्सन इलीगली डिटेन करता है, तो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन कहाँ कहाँ फाइल की जा सकती है, और सेक्शन 491 और 491 ए जो है इस हवाले से क्या कहता है। और सेकेंडली सर इसमें बताइएगा लोकस स्टैंडाई बड़ी अहम होती है कि रिट हेबियस के बारे में कहा जाता है कि लोकस स्टैंडाई ज़रूरी नहीं है। देखिए, इंसान जब से पैदा हुआ है उसने अपनी आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद की है, और उसका जो बुनियादी हक है, राइट टू बी फ्री, उसको आप उसकी इस चीज़ के ऊपर कदगन नहीं लगा सकते। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये है कि अगर किसी बंदे को आपने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर है, या एफआईआर में वो नॉमिनेटेड है, या इनडायरेक्टली उस एफआईआर की बुनियाद पे आप गिरफ्तार करना चाहते हैं और आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, इवन देन आपके ऊपर ये लाजिम है कि विद इन 24 आवर्स जब आपने उसको गिरफ्तार कर लिए, आप कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर जाएंगे और उसका रिमांड लेंगे। और वो रिमांड अगर आपको देगा, उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी आज़ादी पे ये कदगन लगाई जा सकती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी किसी को गिरफ्तार करके बियॉन्ड 24 आवर्स जो है अपने पास कन्फाइन रखे, या कोई बंदा किसी को प्राइवेट जेल में रख ले, तो इसका मतलब है उसकी आज़ादी के ऊपर कदगन लगा दी गई। तो इसके लिए एक हैबिस कॉर्पस की रिट पिटीशन कि उस बॉडी को अदालत के सामने पेश किया जाए और जिसने उसे गिरफ्तार किया है उससे पूछा जाए कि भी आपने इस किस सिलसिले में इस बंदे को गिरफ्तार किया है। वो बताएगा कि जी इसके खिलाफ मेरे पास एक एफआईआर है, कोई मुकदमा है जिसके अंदर गिरफ्तार किया। अदरवाइज
ये जो लोग प्राइवेट जेलों में रख लेते हैं, या अगर पुलिस वाले ने भी उस पीरियड के बियॉन्ड रखा तो इलीगल कन्फाइनमेंट होगी, जिसके लिए हब्स बेजा की या हैबिस कॉर्पस की एक रिट पिटीशन आर्टिकल 199 में की जा सकती है, और कोर्ट बैलफ मुकर्रर करेगी, उस बंदे को पेश करेगी, और उसके पास अगर जवाब ना हो तो ही विल बी सेट एट लिबर्टी। ये आगे भी इसके मतलब बात है। मसलन ये जो ब्रिक किलन्स के केसेस हुए हैं, आपको पता है कि ये जो भट्टा मजदूर हैं, इनको बेगार लेने के लिए किसी वक्त अपने पास रख लेते हैं, और ये भी इलीगल कन्फाइनमेंट ही है, और हैबिस में इनको भी छोड़ा जा सकता है। ये यहाँ तक एक्सटेंड होता है कि एक शख्स जो है वो अपनी बीवी को अगर उसके माँ बाप से नहीं मिलने दे रहा, ये भी अब से भेजा है, और छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनको अगर छीन लिया जाए और अपने पास रख लिया जाए और उनको कन्फाइन कर लिया जाए, तो अदालत ऐसी हैबिस की पिटीशन जो है वो भी दायर कर सकती है, अदालत में जारी कर सकती है अगर कोई शख्स आ जाए। अच्छा, हैबिस पिटीशन में एक बात बहुत जरूरी है, और ये मैं एक जनरली बात करता हूँ। जब भी आप कभी अदालत में आएंगे तो अदालत आपसे पूछेंगी कि आपका लीगल राइट या लीगल करेक्टर क्या है, आपका लोकस स्टैंडाई क्या है। उसके बगैर आपको की पिटीशन एंटरटेन नहीं होती। हैबिस पिटीशन एक्सेप्शन टू द रूल है। ये कोई दूसरा शख्स भी अगर देखे कि जी फलां बंदे को किसी प्राइवेट कस्टडी में रखा हुआ है, वो जाके उसका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई वाकिफ भी पिटीशन दायर कर सकता है। इसके लिए एग्रीव्ड पर्सन होना या लोकस स्टैंडाई एज सच होना दूसरी रेट पिटीशंस के लिए की तहत के मुताबिक जरूरी नहीं है। तो आप हैबिस की रेट पिटीशन जो है वो दायर होती हैं, बहुत सारी रेट पिटीशन दायर होती हैं, क्योंकि बंदे की आज़ादी और उसके ऊपर कोई कदगन लगाना जो है ना, ये इसके खिलाफ है। और इस बुनियाद के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक क्रॉस रेफरेंस जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी कोर्ट्स ने जजमेंट्स दिए हैं और वो बार बार कहते हैं कि जी डोर स्टेप एक जस्टिस जो है वो मिलनी चाहिए, और आप हर काम के लिए हाई कोर्ट के अंदर आके कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर ना करें। और ये 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मुतलका जो सेशंस जज हैं उनके पास भी आप एक पिटीशन दायर कर सकते हैं, और वो भी हैबिस पिटीशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं है। तो वही काम जो हाई कोर्ट के जज साहब करते हैं, वही काम सेशंस जज साहब डोर स्टेप जस्टिस के जरिए कर सकते हैं, और बेल ऑफ अपॉइंट करके ही आल्सो विल सेट द पर्सन एट लिबर्टी। तो ये पहली रेट पिटीशन है हैबिस कॉर्पस की। दूसरी रेट पिटीशन जो है वो हम मैंडेमस की रेट पिटीशन है। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी चीज इसमें मजीद हम ऐड करते चलें कि अगर जो सेशन जज साहब के पास अथॉरिटीज हैं, वो उसकी जुरिस्डिक्शन, ऑब्वियसली ये जुरिस्डिक्शन के हवाले से थोड़ा सा पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और इसी तरह जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की हम बात करें तो उसमें जो जुरिस्डिक्शन प्रिंसिपल सीट की आती है वो प्रिंसिपल सीट के पास है। और अगर हम मसलन पिंडी से कोई शख्स के खिलाफ हम या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ अगर हम फाइल करना चाहते हैं हेबियस पिटीशन, तो उसमें मेरा ख्याल है बेंच जो है वो पिंडी बेंच जो होगा वो बेंच कर सकेगा। जो आपकी प्रिंसिपल सीट है वो उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ये जुरिस्डिक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है। जी जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन रिट पिटीशंस जो है वो बेसिकली तो एक सूबे के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी पूरे के पूरे प्रोविंस के अंदर होती है, लेकिन हमारे ये जो उन्होंने बेंचेस का कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच है, बहावलपुर बेंच है, मुल्तान बेंच है, तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर उस डोमेन के अंदर कोई बात हो तो वो मुतलका जो वहाँ का बेंच है वो उसको एंटरटेन करेगा। ये आर्टिकल 199 की पार जो है वो साकित नहीं हुई, लेकिन ये जजमेंट्स हैं और डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट को ओवरबर्डन ना करें, आप लोअर कोर्ट्स के अंदर जाके क्योंकि ये रिलीफ ले सकते हैं, तो इसलिए हैबिस पिटीशन भी 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, क्योंकि एक रेमेडी बिफोर द सेशंस जज अवेलेबल है, तो आप वहां पे फाइल कर लें। ये मेरा कहने का मकसद था। सर, आपकी टाइम जो रेट की है को वारंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग समथिंग, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताएं, कोवरेंटो के हवाले से। जी देखें, कोवरेंटो की का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है और उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर साहब की अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है कि उनकी ये एज होनी चाहिए, उन्हें पीएचडी किए हुए होना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एक ऐसे शख्स को जिसकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है और आप उसको एक पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा देते हैं, तो कोवरेंटो की रिट कोई भी
शहरी जो है वो जाके ये कर सकता है कि इनसे पूछा जाए और अदालत उसे कहेगी कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पावर। और आपने देखा होगा कि कोर्ट्स ने बहुत सारे लोगों के मामलात में इस तरह से इंटरफेयर किया है और सुप्रीम कोर्ट भी से फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आर्टिकल 184(3) में डील करते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ को वारंटों की रिट पिटीशन जारी की। जब उन्होंने कहा एक पीआईए का चेयरमैन है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, हाउ इज होल्डिंग इट, या एक एनएचए का चेयरमैन है, किस तरह से आपने लगा दिया। तो गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के पास अगर कोई बंदा एक पब्लिक ऑफिस ऐसा होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, ये यहाँ तक जाता है कि इवन नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबरान है, अगर उनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई भी शख्स जाके ये रिट कर सकता है कि इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब वाला जो केस है वो यही था जो वजीउद्दीन साहब ने फाइल किया कि अंडर द लॉ ये पाबंदी है कि कोई भी वर्दी वाला शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा वर्दी ले ऑफ करके 2 साल तक नहीं ले सकता। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स के लिए है। तो 17th अमेंडमेंट के जरिए परवेज मुशर्रफ साहब को एक टर्म में प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहने का अख्तियार था, और अब दूसरी दफा जब वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो वो क्वालिफाइड नहीं थे। तो को वारंटों की रिट ने सुप्रीम कोर्ट ने यही उनको इस बात के लिए कहा था कि जी ये नोटिस इशू किए थे कि भी दूसरी दफा ये इलेक्शन लड़ेंगे, इन्होंने वर्दी भी पहनी हुई है तो किस तरह लड़ेंगे। तो को वारंटों की रिट पिटीशन ये है कि कोई भी जो सरकारी ओहदा है और या सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटी पे कोई बंदा एक ओहदा होल्ड कर रहा है और उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो कोर्ट उसको क्वेश्चन कर सकती है और उसको उस ओहदे से हटा सकती है कि सिर्फ वही बंदा वहां पे लग सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन है। ये को वारंटो है जी। और सर को वारंटो में भी लोकस स्टैंडाई का जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता। ये कोई भी शख्स प्रो बोनो पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक विसल ब्लोअर के तौर पे या अपना पब्लिक इंटरेस्ट में इसको परस्यू कर सकता है। तो को वारंटो भी एक ऐसी रिट है जिसमें लोकस स्टैंडाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एब्सोल्युटली राइट जी, ये बिल्कुल एक ऐसा ऐसी ही रिट पिटीशन है, इसकी काइंड ऐसी है कि ये बाकियों से मुख्तलिफ है कि उस बंदे का अपना लोकस स्टैंड है नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली लोकस स्टैंड ऐसे होता है कि पब्लिक एक्सचेकर से बंदा जो है वो पहले सारे पर्क्स ड्रॉ कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, फिर वो दूररस नोयत के उसके असरात हैं जो वो फैसले करेगा। तो इसलिए पब्लिक का कोई आदमी भी ये सवाल पूछ सकता है जरूर के भी किस वजह से ये बंदा क्वालिफाइड नहीं है। मसलन जब बीए की शर्त थी कि बीए पास बंदा इलेक्शन लड़ सकता था, तो कोवरेंटो की बहुत सारी रेट पिटिशन जो है वो आम एक बंदा जो वोटर है, एक आम शहरी की तरफ जो है जो वो आई है, हालांकि वो कंटेस्टिंग पार्टी नहीं था, तो लोगों ने कोवरेंटो की रेट पिटिशन की और कोर्ट ने एंटरटेन करके बंदों को डिस्क्वालीफाई किया कि आप ये ओहदा होल्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब तीसरी काइंड प्रोहिबिट की तरफ हम बढ़ते हैं कि थर्ड काइंड जो है वो रेट की क्या है सर? जी देखें, मैं अब 3 रेट पिटिशंस आपको इंटरलिंक्ड हैं, बारी बारी उनके बारे में बताता हूँ। पहली है मैंडेमस। मैंडेमस जैसे कि वर्ड विल सजेस्ट मैंडेट, आप एक कोर्ट से मैंडेट जारी करवाने के लिए आते हैं कि एक अथॉरिटी जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो उसके बावजूद वो काम करने जा रहा है जिसके लिए उसको बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं है, और वो आप उसको कहते हैं कि जी भी ये काम तुम ना करो, तो आप उसको प्रोहिबिट कराते हैं, कहते हैं कि जी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट, यू डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन, डोंट डू इट, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं आता, तुम ये काम किस तरह से कर रहे हो। तो कोई भी अगर गवर्नमेंटल या सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटी पे बैठा हुआ कोई शख्स ऐसा काम करना चाह रहा है जिसका उसको इख्तियार ही नहीं है, तो उसको आप प्रोहिबिट करके प्रोहिबिशन की रेट करते हो कि प्रोहिबिट हो जाए। मैंडेमस में आप ये कहते हो कि ये काम तुमने करना है, ये तुम्हारा इख्तियार है, यू आर अंडर बाउंड ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल एफआईआर दर्ज करवाना मेरा एक बुनियादी राइट है, और मैं जाता हूँ मुतलका एसएचओ साहब के पास जाके एक एप्लीकेशन देता हूँ कि एफआईआर दर्ज करें। अब वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल एक रिट पिटीशन जाके कोर्ट से करवा सकता हूँ और मैंडेट ले सकता हूँ मैंडेमस की कि तुम बाउंड हो, ये काम करो। मैं एक जगह पे जाता हूँ और मुझे मीटर लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मैंने दरखास्त दी, तमाम उसके लवाजमात पूरे किए हैं, उसके बावजूद वो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज हैं वो मेरे जो है ना लगा ही नहीं रहे मीटर। तो मैं जाके बड़ा वैलिडली एक कोर्ट से मैंडेट ले सकता हूँ कि आप बाउंड हैं, आप अपना जो आपकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करें। तो कोर्ट से मैंडेमस। अच्छा, प्रोहिबिशन ये है कि एक बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसका उसको अख्तियार ही नहीं है। तो मिसाल के तौर पे एक मामला है, वो जुरिस्डिक्शन बनती है कराची की, और यहाँ पे लाहौर में बैठा हुआ
कोई शख्स उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके कहता है जी मैंने इसके ऊपर प्रोसीड करना है, मैं तो मैं बड़ी वैलिडली जाके एक रिट पिटिशन दायर कर सकता हूँ, इसे प्रोहिबिट किया जाए। इसको इख्तियार नहीं है। ये कौन होता है ये काम करने वाला, और इसको कानून ने इख्तियार ही नहीं दिया, तो मैं प्रोहिबिशन जो है उसकी रिट करता हूँ। अब इससे तीसरी रिलेटेड है सरशरारी, कि एक बंदे ने ऐसा काम कर दिया है जिसका उसको इख्तियार नहीं था, लेकिन अब वो काम कर चुका है। उस काम को अनडू कराने के लिए कि ये जो इसने किया है इट शुड बी सेट एट नॉट, इसको करार दें कि ये उसके इख्तियार में नहीं था, उसने एक ऐसा काम किया जो बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन था, तो आप सरशरारी करते हैं। तो 3 तरह की बातें हो गई। एक एक्शन लेना है, तो इन एक्शन जो है उसके बारे में आप जाके मैंडेट लेंगे ये करो, और प्रोहिबिशन ये है कि एक बंदा ऐसा एक्शन लेना जा रहा है जिसका उसको इख्तियार नहीं है, प्रोहिबिट करें, प्रोहिबिशन के रेट मत करो। सरशरारी ये एक कैसा काम कर दिया जो उसके अख्तियार में नहीं था, उसे बियॉन्ड था, तो कोर्ट से अब आप ये डिक्लेरेशन लेते हैं कि इसको ये डिक्लेयर किया जाए कि ये जो काम है ये नल एंड वाइड है, ये सरशरारी की रेट होगी। शाह साहब मैं इसके ऊपर भी एक क्रॉस रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। ये जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 22A 22B ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके तहत जो है जस्टिस ऑफ पीस है हमारे जो सेशन जज साहबान है, और उनके साथ यही वाला अख्तियार जो है एडिशनल सेशन जज साहबान को भी दिया गया है। तो ये भी कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो कहते हैं कि ये भी डोर स्टेप जस्टिस है। तो अगर पुलिस के मुतालिक, अब मुझे ये एक बात कहने दें कि मेरा जो एक तजर्बा बतौर एक लॉयर के है और बतौर एक रिसर्चर के है, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल लिटिगेशन अदालतों के अंदर पेंडिंग है, उसके अंदर से कोई 60% शेयर जो है वो पुलिस की एक्शन या इन एक्शन का है, या नाजायज ज्यादती करने का है। और हम एक अदारे को कंट्रोल नहीं कर सके, अदालतों में भरमार हो गई है इस बात की, FIR करनी है नहीं कर रहे हैं, 14 दिन के अंदर जो है वो चालान पुटअप करना है वो नहीं पुटअप कर रहे हैं, हैरेसमेंट जो है वो कॉज कर रहे हैं। ये सारी चीजें पुलिस के बारे में है, और वो ये सारे मामलात में उन्होंने कहा जी कि अब आप कोर्ट के अंदर आके कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल ना करें, बल्कि आप ऐसा करें कि जाके सेशन जज साहब के पास जाएं, और वो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे हम रोज ये पिटिशन दायर करते हैं, और वकला हरफे हम में कह देते हैं जी मैं जी रिट कर देती है सेशंस कोर्ट में। वो गलत कह रहे हैं, वो रिट नहीं कर दी, वो एक पिटिशन है, क्योंकि रिट पिटिशन का ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। लेकिन ये अगेन एक बड़ी सहल रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो मियाँ वाली में किसी को आपने गलत कन्फाइन किया हुआ है, तो आप एक वकील करें, लाहौर आए, यहाँ से आप बेल ऑफ अपॉइंट करवाएं, एक डिटेनियो रिमूव करें, पहले हाई प्रोफाइल एक लॉयर एंगेज करें, जितनी देर में वहां इतला पहुंची वो कहीं से कहीं ले जाएंगे, उसकी बजाय सेशन जज साहब के पास 491 में चले जाएं। अब पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे, आप फिर उसके लिए प्रिंसिपल सीट पे आए या किसी बेंच पे जाएं, उसकी बजाय आप लोकली जाके सेशंस जज साहब के पास एक दरखास्त दें और आप अपनी FIR दर्ज करवा दें। इसी तरह चलान पुटअप नहीं हो रहा, वहीं से जाके करवा लें। तो ये एक बड़ी शानदार एक रेमेडी आई है जो अल्टरनेट टू द रेट पिटिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन नहीं है। और अब ये डिस्करेज कोर्ट करती है कि जी ये वाली रेमेडीज यहाँ पे अवेलेबल है, ना करें। मैं आपको एक जनरली बात जरूर बताना चाहता हूँ कि रेट पिटिशन जो है वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ लाई नहीं करती, एक्सेप्ट फ्रॉम हैबिस कार्पस की पिटिशन, वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है। बाकी सब में या गवर्नमेंटल अथॉरिटी है या सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उनके खिलाफ जो है वो रेट पिटिशन जो है दायर होती हैं। देखिए लोग हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन जाके फौरन दायर कर देते हैं। इसके लिए एक और बड़ी बुनियादी बात है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी या मुतबादल रेमेडी अवेलेबल है तो वहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या रेट पिटिशन लाई नहीं करती। और आधी रेट पिटिशन कोर्ट में जाके सुबह आप किसी अदालत में जाके बैठ के देख लें हाई कोर्ट में, तो आपको पता लगेगा कि 50% रेट पिटिशन इसलिए खारिज हो जाती हैं कि वो कहते हैं कि ये आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, या आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल ना हो, या वो एफिकेशियस ना हो, आपको जल्दी है और वो आपके लिए काफी नहीं है वो रेमेडी, तो कोर्ट को आपको रोस्ट्रम पे खड़े होकर ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि गो मेरे पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन वो अल्टरनेटिव रेमेडी मेरे लिए जो है एफिकेशियस नहीं है। मसलन एक सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर में टर्म्स ऑफ सर्विस के मतलब सिविल सर्वेंट के लिए आप कहाँ जाओगे, आप सर्विसेज ट्राइब्यूनल जाओगे। अब सर्विसेज ट्राइब्यूनल जो है वो अपीलेट कोर्ट है, उसके पास स्टे देने का अख्तियार नहीं है, पहले डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेल करके आपने उनके पास जाना है। तो ऐसी सूरतों में कोर्ट को अगर आप कन्विंस कर लें कि जी इमरजेंसी है, मैं तो जी या नौकरी से ही फारिग हो जाऊंगा, मुझे ये वाले पर्क्स नहीं मिल रहे या मुझे ये सहूलत नहीं मिल रही, मेरी रेमेडी वहां पे है वो एफिकेशियस नहीं है, तो कोर्ट ऐसी सूरतों के अंदर भी जो है वो रिट पिटिशन एंटरटेन कर लेती है। एज ए जनरल रूल जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है इसके ऊपर 500 रुपीज का कोर्ट फी लगता है पर पिटिशनर।
अगर कुछ पिटिशनर्स उनका मफाद जो है वो इंटरकनेक्टेड है तो कोर्ट उनको यानी एक पिटिशन के तौर पे डील करते हुए एक कोर्ट फी भी ले सकती है और वो दायर होती है। एक और बात कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के अंदर बहुत जरूरी है कि यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, ये एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होती है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैरावाइज कमेंट्स ले लेते हैं या इसकी रिटर्न रिप्लाई ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ पे भी एविडेंस रिकॉर्ड होनी है वहाँ पे ट्रायल कोर्ट जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन बिल्कुल एंटरटेन नहीं होती। तो लोग बहुत सारे जो है वो कंफ्यूज करने के लिए पार्टीज को ये कहते हैं जी मैं तुम्हारी जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है रिट पिटिशन दायर कर देता हूँ। तो मैं पंजाबी में कहता होता हूँ कि रिट ते इट जदों मर्जी चुक के हाई कोर्ट में मार दो। बात सारी ये है कि हर मामले के अंदर रिट पिटिशन रेमेडी नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक शानदार रेमेडी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट्स की जितनी भी वायलेशंस हैं इनके ऊपर ये रिट पिटिशन जो है वो लाया करती हैं। आप पूरा एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, उनकी कोई वायलेशन हो उसके ऊपर रिट पिटिशन दायर करते हैं। और साथ ही अगर वो ऐसी वायलेशन हो जो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को जो है मुतासर करती हो तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आर्टिकल 184(3) के अंदर चीजों को डील कर लेता है। बड़े बड़े केसेस हैं, आप ये देखें कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में गया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केस वर्सेस फेडरेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सारी हाई कोर्ट्स में दायर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली डील कर लिया। ये जफर अली शाह केस जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का केस जो है, ये बेनजीर भुट्टो वाला केस, ये जितने केसेस हैं आप ये देखें हमारा सिंध हाई कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस है, ये डायरेक्ट ये काजी फायज ईसा साहब का केस जो है उन्होंने डायरेक्ट जो वहाँ पे जाके पिटिशन फाइल की है। ये जो हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। ये सारे मामलात में कोर्ट बाज औक़ात सुओ मोटो जितनी भी रिट पिटिशंस डील करती है और इसके ऊपर एक डिबेट है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो अख्तियार है या नहीं है। अभी तक तो ये यही बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है। अभी ये जो लेटेस्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इसके अंदर डिसीजन आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो कैदियों को बैक जुम्बिश कलम जो है एक रिहाई दी है बहुत सारी, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को भी एंटरटेन कर रही है। उन्होंने इसके ऊपर लीव ग्रांट की है कि हम देखेंगे कि हाई कोर्ट को क्या कोई सुओ मोटो अख्तियार है भी है कि या नहीं है। तो ये वंस फॉर ऑल ये मामला सुप्रीम कोर्ट से सेटल होने वाला है कि ये हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं है सुओ मोटो का। लेकिन ये जो सुओ मोटो अख्तियार आते हैं, आपने देखा कि कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है बहुत सारा। यहाँ पे ये स्टूडेंट यूनियन के केस जो है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुओ मोटो ही एंटरटेन वहाँ पे हुआ था। मैंने आपको भट्टा मजदूरों का केस बताया। तो ये जुल्ला साहब के जमाने से हुआ काम, जस्टिस सलीम साहब के जमाने में काफी हुआ, फिर ये कुछ रुक गया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत बहुत आला फंडामेंटल राइट्स के केसेस को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 184(3) में डील किया है। ये आप देखें कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये जो मरी वाला केस है वो किया, लाहौर की डूंगी ग्राउंड वाला केस जो है ये इसी जुरिस्डिक्शन के अंदर डिसाइड हुआ था। स्टील मिल वाला जो केस है वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। मियां साकिब निसार साहब ने इसको एक और अरूज तक पहुंचा दिया। तो वो लोग कहते हैं कि जी जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत हो गया और एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट का प्रिंसिपल भी होता है। मेरा ख्याल है बैलेंस कहीं दरमियान में ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि जो खोसा साहब ने इसको बिल्कुल ही रोक दिया था, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है इन्होंने दोबारा इसको रिवाइव किया है। वो कहते हैं कि नहीं, जो मौजूदा हालात के अंदर और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप सुमन बुकमुन जो है बिल्कुल होके नहीं बैठ सकते। बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिसके अंदर सुपीरियर जुडिशरी को जो है चीज़ों को एंटरटेन करना चाहिए और उन्हें ह्यूमन राइट्स की जुरिस्डिक्शन भी एंटरटेन करनी है। और उन्होंने लोगों के बड़े बड़े मामला हैं, अगर वो मामला ना हो, मसलन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पेंशन मिली है वो रुकी हुई थी। और आप ये देखिए कि कई मामला ऐसे तशन है कि अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस न लेती है। हमारा जो लीगल एजुकेशन का केस है, ये मेडिकल कॉलेजेस के सारे मामला हैं, हॉस्पिटल्स के जो सारे मामला हैं, ये सब के सब मामला जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किए हैं और उसका बहुत इफेक्ट है। और उन्होंने अक्सर ये कहा है कि जिसका जो काम है वो अपना काम करे, और अगर अदारा अपना काम कर रहे हो तो शायद अदालतों को इसकी जरूरत भी ना पड़े। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ा बड़ा डिसेंट काम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन से, क्योंकि कोर्ट का काम लेजिस्लेशन करना नहीं है, लेकिन वो एज ए वॉच डॉग ये तो उन्होंने देखना कि अपना अपना काम आप क्यों नहीं करते। और जब वो पाबंद कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का इसमें भला होता है। तो बड़ी एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 198 में और 184(3) में है, जिससे दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। ये बाकी दुनिया में भी हुआ है। जज ठुग मार्शल ने
वो इसके बानियों में माने जाते हैं। अमेरिका के अंदर जब ओरिजिनली लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे, मसलन कालों को अगर गोरों के स्कूल के अंदर दाखिला नहीं मिलता था, तो आज भी अमेरिकन तारीख में वो बच्ची जिसने अपने हाथ में कोर्ट की वो जजमेंट ली है कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैंने यहाँ पे दाखिला लेना है, तो जज मार्शल ने दी थी। ये इंडिया के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत सारा हुआ है, अमेरिकन हिस्ट्री में वक्तन फक्तन होता रहा, इंग्लैंड वगैरह के अंदर भी ये हुआ हुआ है। तो अब मेरे ख्याल एक पैरामीटर्स बनाने की जरूरत है कि कहाँ पे जाके कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है, वो बनाने के लिए रूल्स हमें बनाने चाहिए। वो रूल्स काफी देर से कोशिश हो रही है, इसमें हमारी बार ने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। मैंने भी जाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बना के रूल्स रखे हैं कि आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर जरूर मुतय्यन कर दिए जाए कि कहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो के जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत ज्यादा ना हो और जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी किसी हद तक इतना ना कर दें कि जो बिल्कुल कोर्ट जो है वो किसी चीज का नोटिस ना दे। हमारी कोर्टों ने वक्त के वज़ीर आज़म को जो है वो तलब कर लिया है और कोर्ट की ये माइट होती है। और कोर्ट से तकड़ा कौन है? कोर्ट के सामने तो बड़े बड़े काजियों के सामने जो है वक्त के बादशाह जाते रहे हैं। और ये एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर मैं और आप एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बहुत शानदार काम कर सकते हैं। और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर काम नहीं हो रहा। मसलन ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि उर्दू जो है कौमी जुबान होनी चाहिए, और ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये कहा गया था कि ये कौमी जुबान को राइज करें। अब वो जजमेंट आने के बावजूद कोई कोशिश नहीं हो रही और मुख्तलिफ इदारे काम नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सब पे बाइंडिंग है, तो हाई कोर्ट्स को भी इंटरफेयर करके एज एक्सिक्यूटिंग कोर्ट पाबंद करना चाहिए गवर्नमेंट को ये काम करें। मैंने एक आर्टिकल 203 को एक्टिवेट करने के लिए एक पिटीशन दायर की, जो अपनी नोयत की बिल्कुल अलग सी पिटीशन है कि मैं पिटीशनर था और 5 के 5 चीफ जस्टिस जो है प्रोविंशियल वो उसके अंदर रिस्पोंडेंट थे। तो मैंने कोर्ट के सामने अर्ज ये की कि आर्टिकल 203 जो है, जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स की सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे है, ये प्रैक्टिकली इसके रूल्स क्योंकि नहीं बने हुए, तो कोर्ट्स का कोई कंट्रोल सबॉर्डिनेट जुडिशरी पे नहीं है। अगर एक केस है उसका फैसला 6 माह में होता है, वो नहीं होता। आप MIT के पास जाते हैं, वो एक यूजलेस जुरिस्डिक्शन है। और बहुत सारे काम हैं जो 2 लाइन का ऑर्डर है, वो कोर्ट्स को समझ नहीं आता। तो हमें जिस तरह आर्टिकल 199 में हम जाते हैं, आर्टिकल 203 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करने का अख्तियार होना चाहिए कि हाई कोर्ट में हम उन अथॉरिटीज को, इवन उन जजेस को भी जो है पार्टी बना के कहें कि जी आपने ये कानून के मुताबिक काम क्यों नहीं किया, दे शुड बी टेकन टू टास्क। और ये सारे के सारे चीफ जस्टिस ने इसको कंसीड किया और सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिट पिटीशन के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियरली आई। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक पिटीशनर कह रहा है कि हमने आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से था, हमने ये रूल्स बनाने, अभी तक वो रूल्स जो हैं वो बैठी हुई हैं कमेटियां, बने नहीं। अगर वो नहीं बनी तो मैं तो इसको लेकर जाऊंगा दोबारा एक्सिक्यूट कराने के लिए इस ऑर्डर को कि जी अब आप ये रूल्स बनाएं ताकि लोगों का भला हो। और प्रैक्टिकली हम मदद कर रहे हैं अदालतों की कि जी उनका कंट्रोल नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर जरूर होना चाहिए, वरना लोग बड़े बेबस हैं। वो बेचारों की डायरेक्शन पे डायरेक्शन आती रहती है। आप कहते हैं जी 6 महीने में फैमिली केस का डिसीजन हो, कभी होता ही नहीं, तो वो लटके हुए मामला था। आपके नैब के मामला था, इनके अंदर देखिए 6 महीने में डिसीजन होना जरूरी है, इतने बड़े बड़े घपले के केसेस हैं वो ये नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अभी ये पिछले दिनों में ये PSL का मामला था, सारे शहर की ट्रैफिक जो है उससे रुक गई। आप ये देखें कि वहां पे एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा था कि ट्रैफिक से उस धुआं जो आता है, और जो वहां पे सारे के सारे ये जो लगाए हुए थे इन्होंने जनरेटर्स, उसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर से पैसा भी जाया हो रहा है और पोल्यूशन भी हो रही है। हमारे FC कॉलेज की जो है वो एजुकेशनल सरगर्मियां उससे रुक गई। हमारा वो पार्किंग ले लेते थे, वो क्रेडिट करानी जरूरी है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर पीपल, राइट टू एजुकेशन भी है। तो बड़ी शानदार एक रिट पिटीशन जो है वो चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस फजल करीम साहब के पास मैं लेके गया हूँ, उसके अंदर बड़े शानदार ऑर्डर होंगे। इसी तरह आपका पानी जो है उसकी बड़ी कमी हो रही है, इसके बारे में कोर्ट ने बड़ा शानदार जो है वो एक्शन लिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम आप करें कि ये पोल्यूटेड वाटर लोगों को ना मिले, साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए। इसी तरह ये प्लास्टिक बैगों का जो इस्तेमाल है, इससे एनवायरनमेंट को जो नुकसान है, इस पर रिट पिटीशन एंटरटेन हुई है। तो ये तमाम के तमाम मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर रिट पिटीशन होनी चाहिए। मसलन हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, रूल्स कमेटी जिसका मैं भी मेंबर था, उन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद वो बिल्कुल छप चुका है तमाम के तमाम किताबों के अंदर कि जी आप बड़ी तेजी के साथ केसेस डिसाइड होने और 6 माह में डिसाइड हो जाएंगे। एक चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ दस्तखत करने, वो दस्तखत नहीं कर रहे, अब किताबों में छप चुका है। नीचे वाली अदालतें जो है कुछ नए अमेंडेड रूल्स के मुताबिक फैसला कर रही हैं, कुछ जो है वो उनको पता है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो अब ये जो गुम की हालत है, जो कि फायदे की एक चीज है, वो भी नहीं हो रही। तो इसके ऊपर रिट पिटीशन जरूर
फाइल करनी चाहिए कि क्यों फायदा ना हो। ये एडीआर का एक बड़ा जबरदस्त निजाम जो है, जैसे मंसूर अली शाह साहब के जमाने में चल रहा था और बाद के 2 चीफ जस्टिस ने भी उसको फॉलो किया, बाद में आके रोक दिया। तो उसमें 80% केसेस जो है वो आउटसाइड दी कोर्ट सेटल हो रहे थे और 40-40 साल पुराना मुकदमा घंटे 1.5 घंटे में मुफ्त में लोगों का हल हो जाता है और वो दुआएं देते हैं। तो आप उस पूरे सिस्टम को जो कि बना हुआ है और 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंट्रल मौजूद है, 169 ट्रेंड जजेस जो दर्द दिल वाले जजेस हैं, उनकी जुडिशियल अकेडमी में बड़ी शानदार ट्रेनिंग हुई और आपने रिसोर्सेज से की है, आपने उसको हॉल्ट पे डाल दिया। तो ये तो अवाम के फायदे की चीजें, इनके ऊपर क्यों रेट पिटिशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारे और मामला हैं। ये स्कूल जो है देहातों के अंदर बंद पड़े हैं, उसके अंदर जो है वो लोगों ने भैंसें बांधी हुई हैं, एजुकेशन हो रही नहीं, कि बिल्कुल इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं। तो मैं तो लोगों को इनकरेज करूंगा और आपके फोरम से बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सबसे एक डिसेंट काम है जो खल्के खुदा की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। करेक्टिव मेजर्स है, एक्चुअली हम गवर्नमेंट की भी इस तरह से हेल्प करते हैं कि आपके लिए ये रास्ता है, आप यूं कर लें। इस तरह से हम अदालतों की भी मुआवनत कर रहे हैं, इस तरह एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, क्योंकि रिट पिटिशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलता है कि जिसने जाके रिट पिटिशन की। रिट पिटिशन में इन एब्सटेंशिया ये देखें कि ऐसी डेक्लेरेशंस आती हैं कि जो जजमेंट इन रेम होती हैं, बहुत सारे लोग जो वहां नहीं आए होते उन सबको भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। आप ये देखिए कि ये जो टेलीफोन आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन, इसके ऊपर जो नाजायज किस्म का टैक्स लिया जा रहा था, तो अगर वो एंटरटेन हुआ तो सबके सबको उसका फायदा हो गया ना। अगर स्कूलों की फी जो है वो कम होती है और उसको एक बेंचमार्क बना दिया गया, तो सब माँ बाप को और सबके सब बच्चों को फायदा हुआ है। तो ये जुरिस्डिक्शन जो हमने आज डिस्कस की है, ये असल में बहुत ही जबरदस्त जुरिस्डिक्शन है और ये हमें एज ए ग्रुप्स भी, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के काम जरूर करें जिससे मुआशरे का ओवरऑल भलाई हो। ये रेट पिटिशंस के बारे में जी जनरली मैंने आपको ये नोहो दी है। इसके ऊपर एक बड़ी मेहनत करके मैंने एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का के 2 आर्टिकल्स लिखे हुए रेट पिटिशंस पे। तो शाह साहब आपकी वसातत से मैं आपको उसका लिंक भी दे रहा हूँ और मैं आपको ईमेल भी करूँगा पीडीएफ फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप अपनी वेब पे लगा के भी तमाम नाजरीन जो इसको सुन रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि उनको काफ़ी किया हुआ इसके ऊपर ये काम मिल जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें मैंने कुछ जो मशहूर जजमेंट्स हैं उनको भी पॉइंट आउट किया हुआ है, जो हैंडी हैं और हर वक्त काम आएंगी। और जो नए फ्रेश लॉयर्स हैं जिनका बड़े जज्बात जो हैं वो बुलंद हैं, तो वो इस तरह के काम करें। मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, हर काम जो है वो पैसे के लिए नहीं किया जाता। बहुत सारा काम जो है वो नेकी के लिए किया जाता है और कहते हैं जी काम आता है तो काम आता है। इनडायरेक्टली इस काम के अंदर एक तो बरकत बड़ी है और दूसरा ये है कि जब आप किसी को रिलीफ दिलाएंगे ना, तो वो दूसरे लोग भी देखेंगे जी ये एक लॉयर है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो इसने इस तरह का काम किया। तो आपको वो एंगेज करके वो जायज फी भी आपको देंगे और लोगों ने बहुत सारे इसके अंदर जो है ना पैसे कमाए हैं और ये बहुत एक बढ़िया किस्म का काम है। और हमें वैसे भी एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट को की मुआवनत करनी होती है और मुआवनत करने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे मुआवजा जो है वो कैश के अंदर मिले, बहुत सारी और सूरतों के अंदर भी मिलता है। और इट इज जस्ट लाइक ग्रोइंग ट्रीज। देखिए मेरे पास ये मेरा तजर्बा ये कहता है कि मैं एक लंबे अरसे से वकालत की है, 3 नस्लों से मैं लॉयर हूँ। मेरा बोर्ड देख के कोई मेरे पास नहीं आता। दिस इज जस्ट लाइक कि आप एक डेवलप करते हो अपनी गुडविल, और जैसे आपने एक का अच्छा काम किया तो 10 आदमियों को जाके बताता है, और अगर आप एक का बुरा काम करें तो वो भी जाके 100 आदमियों को बताता है कि इसके पास ना जाना। तो आपकी साख बड़ी अच्छी बन जाती है। वो कहते हैं काम आता है तो फिर काम आता है। अगर शुरू में आपको कोई एंगेज नहीं कर रहा तो आप इस तरह के काम करें कि वो आपको ऐसा है कि आप हाईलाइट हो जाएंगे और लोग आपको एंगेज करेंगे कि ये एक ऐसा मेहनती यंग लॉयर है, लड़का है या लड़की है जिन्होंने आके एक नई बात बिल्कुल की है। और ये जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है ये बहुत अच्छे हैं, ये आपस में इस तरह की अच्छी बातें सोचते हैं। तो ये चीजें हम आपस में डिस्कस करते हैं। असल में हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। जब हम किसी को सिखा रहे हैं तो इन टर्न हम खुद सीख भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये मैं रेपुटेशन के बारे में कहना सर इसमें 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो आईसीए के हवाले से थोड़ा सा आप समराइज कुछ बता सकें कि आईसीए जो है वो कब की जा सकती है, आईसीए का फोरम जो है वो कौन सा है? जी मैं आपको बताता हूँ जी। इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये एक लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1970 में आया था और इसने एक ऐसी अपील का राइट दिया जो रिट के खिलाफ अपील होती है, और वो
उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने केस सुना तो अब 2 जज साहबान उसकी अपील हाई कोर्ट में सुनेंगे बजाय कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, इसलिए ये इंट्रा कोर्ट अपील कहलाती है कि वहीं दायर होनी है। एक तो इसकी जुरिस्डिक्शन जरा याद रख लें, ये 20 दिन है आमतौर। लिमिटेशन याद रख लें, ये कितनी है, 20 दिन है। ये याद नहीं रहती अमूमन, हमारे लिमिटेशन एक्ट जो 1908 का ना, उसके अंदर जितनी लिमिटेशन है वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज है, तो लोगों को ये याद नहीं रहता। और ICA आपकी लिमिटेशन से बाढ़ ना हो जाए, ICA जो है वो जो है 20 दिन के अंदर होती है। दूसरा, इसके साथ सर्टिफाइड कॉपी लगाना नीचे वाले ऑर्डर की, यानी कि रिट में जो फैसला किया था जज साहब ने, 1 या 2 ने, और उसकी आप अपील कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, आप स्ट्रेट अवे उसके बगैर जो है ना कर सकते हैं। लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील सिर्फ उन रिट पिटिशंस के अंदर लाई करती है जिसके अंदर ओरिजिनल कानून के अंदर, जिसमें से वो रिट अराइज हो रही है, अगर अपील या रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। अगर उसमें अवेलेबल थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अवेल की या नहीं की, अगर उसमें ओरिजिनल कानून में अपील या रिवीजन की रेमेडी थी तो ICA लाई नहीं करेगी। इसलिए ICA अक्सर डिसमिस हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी रिट पिटिशनों में आप ICA कर रहे होते हो कि जिसके अंदर नीचे वाले कानून में अपील और रिवीजन की रेमेडी थी। उस सूरत में आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लीव टू अपील फाइल करेंगे, आपकी ICA कॉम्पिटेंस नहीं है। तो ये इंट्रा कोर्ट अपील का एक कॉन्सेप्ट है जो हाई कोर्ट के अंदर ही एक अपील है, बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये अवेलेबल है रिट पिटिशंस में। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन, अक्सर देखने में आया है कि जब आप अर्जेंट सेल पे मौजूद हो तो हमारे यंग लॉयर्स को समझ नहीं आ पा रहा होता। कुछ एप्लीकेशंस जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस रिट पिटिशन के साथ फाइल की जाती है, लाइक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन, तो 561A CRPC की और 151 CPC दोनों की एप्लीकेशन किन किन रिट्स में फाइल की जा सकती हैं? क्योंकि एक क्रिमिनल रेमेडी सेक्शन है 561A का और दूसरा सिविल के हवाले से है, तो इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कर दें ताकि ये क्वेश्चन भी अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं आ पा रहा। एक सर मैं आपको एज ए जनरल, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। बात यह है कि रिट पिटिशन के ऊपर जो रूल्स ऑफ द गेम एप्लीकेबल है वो CPC है। आप याद रखिएगा, जब भी रिट पिटिशन एंटरटेन होती है तो सिविल प्रोसीजर कोड लगती है, वहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं लगती। पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लें। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो आप मिसलेनियस एप्लीकेशन देते हो ना जी, आपने इंटरम स्टे वगैरह की एप्लीकेशन जैसे आपने दी है, तो आपने सेक्शन 151 की दे दी, सो राइट, नो प्रॉब्लम, इट इज कॉम्पिटेंट। क्योंकि अगर कोई और सेक्शन नहीं है और उसकी आपने एप्लीकेशन दे दी, वो उसके तहत आपको इंटरम रिलीफ मिल जाएगा। इंटरम रिलीफ के लिए जितनी एप्लीकेशन हैं उसके ऊपर जनरली एक स्टैंडर्ड बात है कि हाई कोर्ट के अंदर 5 रुपये का कोर्ट फी लगाना पड़ता है, और उसके साथ एक एफिडेविट जरूर होना चाहिए। मेन पिटीशन के अंदर आपने जो रिलीफ मांगा हुआ है उसको बाय वे ऑफ इंटरम रिलीफ आप इंटरम की एप्लीकेशन के जरिए से भी मांग सकते हैं। अब आपने क्रिमिनल साइड की रिट की, ये देखें, ये भी बड़ी अहम है। वो अहम इस तरह से है कि बाज मामलात ऐसे हैं जहां पे कोई और रेमेडी नहीं रहती, तो उसमें से एक रिट राइज हो रही है। मसलन अगर अपील एक सब्सटेंटिव राइट है, जहां पे अपील कानून ने प्रोवाइड की है वहीं पे अपील है ना। अगर अपील कानून ने प्रोवाइड नहीं की तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो। और अब जहां पे अपील नहीं है वहां पे आप सिविल साइड पर रिवीजन फाइल करते हो, और जब आपने एक रिवीजन भी फाइल कर ली तो आपकी सेकंड रेमेडी फिर क्या है, रिट है। और बाद सूरतों में आपके इंटरम ऑर्डर जितने, जैसे फैमिली केसेस हैं, जैसे रेंट मैटर्स हैं, इनके अंदर तो इंटरम ऑर्डर चैलेंजेबल ही नहीं है, तो आप हर सूरत में रिट ही फाइल करोगे, क्योंकि और रेमेडी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वही बुनियादी बात कि अगर अल्टरनेट रेमेडी या आपके पास अवेलेबल ना हो या आपके पास एफिकेशियस ना हो तो वो रिट पिटीशनें भी दायर होती हैं। ये जो नैब के मामलात है, अब आजकल नैब के नए कवानीन के ऊपर जो है वो बहस हो रही थी, कुछ बन भी गया ऑर्डिनेंस है, फिर वापस हो गए। उनके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन एज दे स्टैंड टुडे आप नैब की जितनी अपीलें फाइल करते हो उसके अंदर जो आप बेल पिटीशन है रिट के से आप बेल लेते हो, तो बेल है ही नहीं। आपने जितनी बेलें मिल रही है ना वो आपने रिट दायर करके ले रहे हैं, क्योंकि नैब के लॉज के अंदर उन्होंने कह रहे हैं कि अब ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ कि क्यों ना ट्रायल कोर्ट के पास ही एक बेल का अख्तियार हो। अभी फिलहाल वो भी रिट करते हैं, तो रिट इन ल्यू ऑफ दैट होती है जब कोई और रेमेडी नहीं। वो सिविल भी हो सकती है, वो क्रिमिनल भी हो सकती है। अब आप ये जो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसलन अगर आप जाते हो, आपकी बेल नीचे से खारिज हो जाए और आप अपील हाई कोर्ट के अंदर भी दूसरी बेल ही फाइल करते हो, बेल की अपील तो नहीं है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे आप लीव ले रहे हो,
लीव लेते हो कि जी नीचे वाले ऑर्डर के खिलाफ मुझे क्रिमिनल साइड के ऊपर लीव ग्रांट करें और इसको कन्वर्ट करें, और वो उस लीव ग्रांट करते हुए आपकी बेल एंटरटेन करते हैं। तो बाज जगह पे कानून जहाँ पे तशना है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन इनटू प्ले आती है और वो आपके लिए रेमेडी बन जाती है। आप 249A की दरखास्त नीचे देते हो और आप कहते हैं जी क्वैशमेंट की है। इसी तरह से आप देखें हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की रिट भी होती है। वो जब आप लेवल है ना, नीचे केस है तो नीचे है, अपीलेट लेवल पे केस है आपको सेशंस कोर्ट में तो आप सेशन कोर्ट में जाते हैं। अब जब आपके पास वहां रेमेडी नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप हाई कोर्ट के अंदर जाके क्वैशमेंट की रिट करते हो। तो इस तरह की रिट पिटिशंस जो है उनके अंदर से रेमेडीज सिविल और क्रिमिनल कई किस्म की वो निकलती है। बट ऑल द सेम ये अराइज सारी की सारी आर्टिकल 199 में हो रही है या सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के अंदर हो रही है। आप देखिए हफ्से बेजा का बड़ा मशहूर केस आसमा जिलानी केस जो है, आसमा उस वक्त तो आसमा जहांगीर आसमा जिलानी थी, उनके वालिद साहब को उन्होंने कन्फाइनमेंट में रख लिया था। वो हफ्से बेजा की एक पिटीशन थी और बाद में जाके उसके ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी आई। उसके अंदर मार्शल लॉ के जो यूजरपर के ऑर्डर्स थे उनको चैलेंज किया गया, लेकिन बुनियादी तौर पे तो वो एक हैबिस पिटीशन थी जो उस लेवल पे एंटरटेन हुई। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामला जो हैं उस लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कई दफा की हुई है अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड, जिसके मैं बाज़ औक़ात हक में नहीं होता। मसलन इफ्तिखार चौधरी साहब के जो बेटे अरसलान का मामला था उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर लिया था। तो बाज़ औक़ात ऐसी पिटिशंस जो हैं वो भी एंटरटेन होती हैं और जहाँ पे कोई और रेमेडी नहीं, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन बहुत वास्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सटेंड भी करते हैं बाज़ औक़ात। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है अगर आप उसको देखें तो वो बहुत एक बड़ा वसी तर बात है। अब पिछले दिनों के अंदर एक पिटिशन जो है वो फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस किया और कि वो जो ज़ायरीन गए हुए ईरान उनके बारे में वो एक बैनुल मुस्लिमीन नाम की एक तंजीम है, उन्होंने रिट पिटिशन दायर की कि हुकूमत को हुक्म दें कि इन सबको पाकिस्तान के अंदर आप लेकर आएँ और इनको जो है ये कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं पाकिस्तानी। तो कोर्ट ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं देखें आप पार्लियामेंट के पास जाएं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी है, वहाँ पे ये इंटरनेशनल मामला भी हम नहीं इंटरफेयर करते। तो कोर्ट जो है वो डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात किसी चीज़ों को वो एक्सटेंड करती है जुरिस्डिक्शन, बाज़ औक़ात जो है जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करती। कि मैं ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा अगर आके रोस्ट्रम पे खड़ा उसे कोई तकलीफ है और अगर आप जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करते हैं तो आप बड़े जज हैं, लोगों के भले के लिए करनी चाहिए। तो ये एक शानदार रेमेडी है जिसको अवेल करने के लिए, पॉजिटिवली अवेल करने के लिए यंग लॉयर्स को स्पेशली और इवन एज ग्रुप्स पिटिशंस करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जफर इकबाल कलानवी साहब। आज आपने बड़ी डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट की और अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की आपने हमें रिट के हवाले से बड़ा डिटेल बताया। लेकिन मैं इस हवाले से किसी दिन आपसे हम एक मजीद नशिस्त करेंगे और उसमें हम रेंट, फैमिली मैटर्स, गार्डियन मैटर्स, टैक्स मैटर्स और इस तरह के जितने भी स्पेशल लॉज हैं, इवन अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया नैब लॉज का, तो ये जितने स्पेशल लॉज हैं इनके हवाले से हम रिट कहाँ पे रिलाई करती है, कैसे फाइल्स की जा सकती है, क्या क्या रेमेडीज अवेल हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नशिस्त पे आपके साथ हम इन सारे मामला को भी डिस्कस करेंगे। आपका इंतहाई शुक्रगुजार है कि आप हमें टाइम देते हैं और आपके टाइम पे शुक्रिया।